यूएस नेवी की 5वीं फ्लीट को ईरान ने दहलाया है। ईरान सेना ने दावा किया है कि 21 अमेरिकी सैनिक मारे गए। हमले में कई अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं। ईरान की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए। ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इजरायल और अमेरिका पर ईरान का पलटवार हम आपको जैसे बता रहे लगातार जारी है। यूएस नेवी की 5वीं फ्लीट को ईरान ने दहलाया है, निशाना बनाया है। ईरान सेना का दावा है 21 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। बड़ा दावा किया ईरान ने। हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। ईरान ने बड़ा दावा किया। इजरायल अमेरिकी ये जो युद्ध चल रहा है ईरान के साथ, उस बीच यूएस नेवी की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाया ईरान ने। और अब सीधे चलते हैं वॉर रूम में मेरी सहयोगी अपर्णा के पास। बिल्कुल आशीष, वॉर रूम से ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि अब ईरान किस तरह से तेजी से अमेरिकी सेना उनके डिफेंस सिस्टम और अड्डों को निशाना बना रहा है। इसी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर मिल रही है मिडिल ईस्ट से, जो मैं वॉर रूम से आप तक पहुंचा रही हूं। अमेरिका इजराइल को ईरान का बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी इजरायली रडार सिस्टम तबाह करने का दावा किया गया है। उनके 7 एडवांस रडार सिस्टम तबाह किए गए हैं। ये ईरान दावा कर रहा है। इस हमले से इजराइल और अमेरिका अंधे हो गए हैं। ईरान का ये बड़ा दावा कि उसने पलटवार में इजराइल और अमेरिका को अंधा कर दिया है और उनके 7 एडवांस रडार सिस्टम तबाह कर दिए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महायुद्ध का 9वां दिन और ईरान के हौसले अभी पस्त नहीं हुए। जिस तरह से वो एक के बाद एक वार कर रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से 7 एडवांस रडार सिस्टम तबाह करने का दावा ईरान की ओर से किया गया। उसने कहा कि उसने अमेरिका और इजराइल को बड़ा झटका देते हुए उनके रडार सिस्टम, जो एडवांस रडार सिस्टम थे, उन्हें तबाह कर दिया। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ईरान का एक दावा है कि उसने इस हमले से उनके रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है, यानी कि अब वो देख नहीं पाएंगे, उनको अंधा कर दिया है। ये सिंबॉलिकली ये बात कही है ईरान ने और ये तस्वीर भी ईरान की ओर से रिलीज की गई है। बड़ा ये कारगर घातक वार किया गया है ईरान की ओर से, जो दावा वो ईरान कर रहा है। ओवर टू यू आशीष। शुक्रिया अपर्णा, इतनी बड़ी खबर बताने के लिए। ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, अपर्णा ने अभी जो बड़ी खबर बताई है, 7 एडवांस रडार सिस्टम को ईरान ने ध्वस्त करने का जो ये दावा किया है, 21 अमेरिकी सैनिक मारने का दावा किया है। सर, ये इस तरह से अगर एडवांस रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ये कितनी बड़ी चोट है, आप समझाएं। पहले तो हमें ये देखने की जरूरत है आशीष कि इसमें सच कितना और झूठ कितना। बिल्कुल। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन कैंपेन इतना जबरदस्त चलता है युद्ध के दौरान, युद्ध से पहले, कि वो दुश्मन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, ट्रंप साहब ने बोला था ईरान के 42 के 42 शिप तबाह कर दिए हैं, उसका कंफर्मेशन नहीं आया। ईरान ने कहा था यूएसएस अब्राहम लिंकन को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, कंफर्मेशन नहीं आया है। इसी तरह जो इजराइल ने टू द कॉन्ट्ररी सर, कंफर्मेशन ये आई कि अमेरिका ने तो उसको सामने ला करके तस्वीरें और वीडियो जारी कर दिया और ईरान पर तंज भी कस दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तो कॉन्ट्ररी सबूत दे दिया उन्होंने। हाँ, तो अभी ये हमको मेरे ख्याल से सबूत आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको सच मान करके बात करूं तो ये बहुत बड़ा झटका है कि अगर आपके कान और आंख बंद कर दिए हैं तो ना आप देख सकते हैं, ना आप सुन सकते हैं, आपकी काबिलियत कम हो जाती है। इतना कहने के बाद मैं ये और ऐड करना चाहूँगा कि यही एक सिस्टम अमेरिका के पास नहीं है या इजराइल के पास नहीं है। उनके पास सैटेलाइट से लेकर के और भी बहुत एरियल सिस्टम्स हैं जिनकी मदद से वो ईरान में देख सकता है, ईरान की मिसाइल्स को देख सकता है, वहाँ उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको देख सकता है। और आपको ध्यान है कि इनका बहुत बड़ा स्पाई सिस्टम है जो ईरान में ऑपरेट कर रहा है। तो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत सारे हैं जिनकी मदद से इजराइल और अमेरिका इंफॉर्मेशन हासिल करना जारी रखेंगे। और यही इंफॉर्मेशन है जो कि उनको डिसीजन मैट्रिक्स बनाने में काम में आएगी। जो ऊडा लूप बनाते हैं वो इसी में मदद करेंगे कि जो ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय एनी मीन्स, और जो बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी बना के रखते हैं उसके अंदर लेयर बाय लेयर सिस्टम्स लगा रखे ताकि अगर एक को नुकसान हो जाए तो दूसरा, तीसरा, चौथा अवेलेबल रहे।
तो एक सिस्टम का नुकसान हो जाने से जितना वो एरिया कवर करता है उसमें गैप आ सकता है, लेकिन जो अल्टरनेट सोर्स है उसी एरिया को कवर करने के लिए मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल उन सिस्टम्स का भी इस्तेमाल जरूर करेगा। ब्रिगेडियर साहब वापस आऊंगा आपके पास। ईरान ने मिडिल ईस्ट में महाविनाश करने की बड़ी धमकी दी है। अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद ईरानी सेना ने बड़ी चेतावनी दी है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल के आगे नहीं झुकेगा। ईरान का बड़ा बयान, अब नई रणनीति के तहत जवाब देंगे। आईआरजीसी ने कहा है घातक और लंबी दूरी की मिसाइलें दागी जाएंगी। ईरान की तरफ से बड़ा बयान आया है सामने इस युद्ध में। मैं वापस चलता हूं ब्रिगेडियर राज पुरोहित साहब के पास। ब्रिगेडियर साहब, ईरान तो कह रहा है कि अब और घातक हथियार इस्तेमाल करेगा और बड़े हमले करेगा। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमें मालूम है कि इजराइल के पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हमें मालूम है कि उनके पास में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। जो ट्रम्प साहब बीच में बोल रहे थे कि वो उनको इतनी लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करना या बनाने में रोकना चाहते हैं जो कि अमेरिका तक पहुंचे। इसका मतलब है 2000-3000 किलोमीटर तक तो वो वॉर करने की मिसाइल रखता है, और जो इसके अंडरग्राउंड स्टोरेज है उनके अंदर है, और जो की संख्या हम पहले 2000-3000। ब्रिगेडियर साहब, ये चेतावनी ईरान ने दी है सर, ये चेतावनी ईरान ने दी। ईरान ने कहा कि अब और घातक हमले करेंगे। मैं यही बता रहा हूं कि जब जो हम पहले असेसमेंट कर रहे हैं कि 2 से 3,000 मिसाइलें हैं, और अमेरिका और इजराइल बोल रहे हैं जी हमने तबाह कर दिया, इसके बावजूद भी इजराइल कर रहा है, ईरान कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ईरान के पास अपना वो रिजर्व खाता है जिसको वो एक एक करके निकालना चाह रहा है, और ईरान चाहेगा कि इस युद्ध को लंबा खींचे, उसको रेगुलर ट्रेडिशनल वॉर की बजाय ये छद्म युद्ध में कन्वर्ट हो जाए, और उस तरह से चले तो ईरान को ज्यादा फायदा होगा। ब्रिगेडियर साहब वापस आएंगे आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसके लिए सीधे वॉर रूम चलते हैं मेरी सहयोगी अपर्णा के पास। बिल्कुल आशीष, देखिए वार और पलटवार के दावों के बीच में यहाँ इस वक्त की जो बड़ी खबर हम आप दर्शकों को बता रहे हैं वॉर रूम से, वो ये है कि ईरान का जो हमला है उसमें कुवैत के 2 सैनिक मारे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, ईरानी हमले में कुवैत के 2 सैनिक मारे गए हैं। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से यहां पर हमला किया था, और कुवैत सरकार ने अपने सैनिकों के मरने की पुष्टि कर दी है। कंफर्मेशन यहां पर कुवैत की ओर से कर दिया गया है कि इस हमले में उनके सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 सैनिक कुवैत के शहीद हुए हैं। ये कुवैत सरकार ने बात की पुष्टि कर दी है। ओवर टू यू आशीष। अपर्णा, बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगता है कि जंग के दौरान आपने ये एक और अलग से सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर अभी बताई है। ब्रिगेडियर साहब, ईरान के हमले में कुवैत के अपने 2 सैनिक मारे गए। अभी तक तो ये देश जो है हम देख रहे खुद को डिफेंड कर रहे थे। अगर ऐसा होता रहा सर और इन मुल्कों ने वापसी कार्रवाई शुरू कर दी अगर ईरान के खिलाफ, तो ये तो जंग बहुत भयावह हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। एक सीमा है जब तक कि आपका नेबर बर्दाश्त करेगा, और इसके बाद में वो अपने सैनिकों को, अपने नागरिकों को मरते देख करके शांत नहीं बैठेगा। और जो इनके रूलर्स हैं ये लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। तो अभी एक समय आने वाला है जबकि या तो युद्ध रुक जाए, शांति हो जाए, जो कोशिश की जा रही है, ओमान कोशिश कर रहा है, बातचीत चल रही है जीसीसी की, तो या तो शांति आ जाए। दूसरा है कि अगर ट्रंप कहते हैं जी नहीं मैं तो मारूंगा, सरेंडर भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और ये सब बर्बाद करके ही रहूंगा, तो ईरान भी रुकने वाला नहीं है। सर, इन 2 सैनिकों के मारे जाने के बाद, कुवैत के इन 2 सैनिकों के मारे जाने के बाद क्या खतरा और ज्यादा बढ़ गया है सर? जी बिल्कुल खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अभी जो आप ये देखिए कि इतना सब तबाही होने के बावजूद भी ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो एक्यूरेट फायर कर रही है। ब्रिगेडियर साहब माफ कीजिएगा, सवाल मेरा था जिसको आप जवाब दे रहे थे। एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ गई, उसको बता के वापस आऊंगा आपके पास। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर, इजराइल ने गिराई ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल। बड़ी खबर है, इजराइल ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को गिरा दिया है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल इंटरसेप्ट की। ये देखिए इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल इंटरसेप्ट किया और उसको मार गिराया। इजराइल के वेस्ट बैंक पर ईरान ने दागी थी ये मिसाइल, जिसको इंटरसेप्ट करके एयर डिफेंस सिस्टम ने यहां पर मार गिराया। ये तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इस
मिसाइल को गिरा दिया इंटरसेप्ट करके। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान की तरफ से दागा गया था और उसको इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। ब्रिगेडियर साहब, वापस आता हूं आपके पास। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको इंटरसेप्ट किया और मार करके गिरा दिया। मिसाइल का हमला किया गया था ईरान की तरफ से। जी जी, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जो इजराइल का आयरन डोम है, CIA का इंटेलिजेंस सिस्टम है, ये सब मिल करके काम कर रहे हैं। और अब चूंकि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी आ गए हैं, तो ब्रिटेन का MI5 बहुत स्ट्रांग है। तो ये जितनी भी संस्थाएं मिलकर के काम कर रही हैं, ये इस काबिल है कि ईरान की हर मिसाइल को ट्रैक कर सके। और जो सिस्टम्स इजराइल के पास में है, पैट्रियट मिसाइल्स अमेरिका के पास में है, इनसे उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके गिराया जा सकता है। और आपने जो ये तस्वीर दिखाई, ये बहुत क्लियर सबूत है इस बात का कि उन्होंने इंटरसेप्ट मिसाइल का इस्तेमाल करके इस ईरानी मिसाइल को गिराया है। अब कितना % ये गिरा पाते हैं वो देखने वाली बात है कि क्या वो 100% इनको इंटरसेप्ट कर पाते हैं। जैसे ड्रोन्स हैं इनके, शाहिद 136 है, वो उनका रडार सिग्नेचर ही बहुत कम होता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर के। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के ऐलान से जुड़ी बड़ी खबर बता देते हैं आपको। सुरक्षा कारणों से नए सुप्रीम लीडर के नाम के ऐलान में देरी हो रही है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स भी ऐलान को लेकर फिलहाल एक मत नहीं है। कल से लगातार यह खबर आ रही थी कि बहुत जल्द नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, आपने सुनी है खबर, बड़ी खबर, कल से लगातार सुन रहे थे कि थोड़ी देर में नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और अब सुरक्षा कारणों की वजह से, खमेनेई को कैसे मारा गया हमने देखा, सुरक्षा कारणों की वजह से जो एक्सपर्ट्स का पैनल है वो अभी एक मत नहीं है नए सुप्रीम लीडर के नाम के ऐलान को लेकर। जी आशीष, आपका असेसमेंट सही है। मैं इसमें 2-3 बातें और ऐड करना चाहूँगा कि पहला तो पिछले साल जब जून का 12 दिन का युद्ध हुआ था, उस समय भी खमेनेई को डर था कि उनको मारा जा सकता है। और उन्होंने उस वक्त अपने 3 नुमाइंदे चुने थे कि अगर मेरा खात्मा हो जाता है तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो, और एक हसन खुमैनी और मुस्तफा खुमैनी, ये 3 लोगों के नाम उन्होंने दिए थे कि अगर आ जाते हैं तो इन 3 में से कोई बनेगा। और पिछले प्रेसिडेंट का तो एक चॉपर एक्सीडेंट के अंदर हादसे में मारे गए थे। पर बाकी जो नुमाइंदे वो अभी भी हाजिर हैं। और अभी जो इनकी टेम्परेरी लीडरशिप काउंसिल बनी है, और ये काउंसिल इनके परमानेंट जो असेंबली है 88 मेंबर्स की, उनके साथ मिलकर के उन्होंने लीडर का चुनाव करना है। मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले ये न्यूज़ आ भी गई थी कि उन्होंने मुस्तफा को चुना है, लेकिन उसके बाद में न तो मुस्तफा सामने आए, न उनका कोई स्टेटमेंट आया। और ये सिंपली बहुत ही मैं कहूँ कि सोची समझी चाल है ईरान की कि वो किसी भी लीडर का नाम देना नहीं चाहते, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के पास में वो साधन है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ब्रिगेडियर साहब, आऊंगा आपके पास। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला सामने आया है। गृह मंत्रालय ने बंगाल के मुख्य सचिव से इस पर रिपोर्ट मांगी। इसको लेकर के पहले ही बड़ा बवाल मचा था। सोर्सेस से बड़ी खबर, केंद्रीय गृह सचिव ने मुख्य सचिव से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। रिपोर्ट तलब की गई है। शाम 5 बजे तक मुख्य सचिव से जवाब मांगा गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने मुख्य सचिव से इस मामले को लेकर के जवाब तलब किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को लेकर जो उल्लंघन का मामला सामने आया था, उसको लेकर गृह मंत्रालय ने बंगाल के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय गृह सचिव ने ये रिपोर्ट मांगी है मुख्य सचिव बंगाल से। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता मेरे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए। अंकित, शाम 5 बजे तक जवाब तलब किया गया है। ये बिल्कुल जवाब मांगा गया है, क्योंकि ये गंभीर मामला है जहां पर राष्ट्रपति ने खुद नाराजगी जताई थी जिस तरीके के इंतजाम किए गए थे, और उसको लेकर के जो है अब केंद्रीय गृह सचिव की तरफ से जवाब मांगा गया है राज्य के मुख्य सचिव से। और ये कहा गया है कि ये बताइए कि राष्ट्रपति के जो इस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं किया गया। क्योंकि ये जो पूरा मामला है, राष्ट्रपति की तरफ से नाराजगी इस बात को लेकर जाहिर की गई थी कि वहां पर कई तरह के उल्लंघन हुए हैं। जहां पर कार्यक्रम किया गया वो बेहद ही छोटा मैदान था, जबकि नजदीक ही एक बड़ा मैदान मौजूद था।
उसके अलावा जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल के मुताबिक या तो मुख्यमंत्री या अगर मुख्यमंत्री नहीं उपलब्ध होती है तो फिर उसके अलावा जो राज्य के और मंत्री होते हैं वो मौजूद होने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं थे। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की जो जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जो राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए ना तो सीएम, ना चीफ सेक्रेटरी और ना ही डीजीपी वहां पर मौजूद थे। तो एक तरीके से राष्ट्रपति का जो एक प्रोटोकॉल होता है, देश के किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति जाती हैं या जाते हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है जिसका सम्मान किया जाता रहा है। और जब राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पहुंची है तो वहां पर इन प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी जो है एक तरीके से नाखुशी भी जाहिर की थी। जिसके बाद ममता बनर्जी का बयान सामने आया था कि क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान यहाँ सामने आ रही है, लिहाजा मुमकिन नहीं है कि जो है मैं उनका जो है उनके स्वागत के लिए पहुंच सकूं। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहा है, लेकिन इस सबके बीच में अब केंद्रीय गृह सचिव ने सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि राज्य के गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी है। अंकित, जब इस तरह से मल्टीपल प्रोटोकॉल उल्लंघन होता है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बंगाल में, आपको लगता है इसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट था? देखिए आशीष, यहाँ पर जो ममता बनर्जी जो है ये आरोप ये लगा रही है कि राष्ट्रपति बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। राष्ट्रपति जो है बीजेपी जो है राष्ट्रपति का इस्तेमाल कर रही है उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप एक अलग जगह है, लेकिन आप भी सालों से देखते रहे, मैं भी देख रहा हूँ कि राष्ट्रपति का हमेशा से एक प्रोटोकॉल रहा है और राष्ट्रपति किसी एक पार्टी की नहीं, वो पूरे देश की राष्ट्रपति होती है। महामहिम उनको कहा जाता है, देश की सर्वोच्च नागरिक होती है, प्रथम नागरिक होते हैं। तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल है तो भले ही चुनाव हो या कोई और वहां पर व्यवस्था हो, लेकिन ठीक है, समझा जा सकता है अगर ममता बनर्जी खुद नहीं पहुंच रही थी तो उनकी सरकार के किसी एक वरिष्ठ मंत्री को वहां होना चाहिए था, चीफ सेक्रेटरी को होना चाहिए था, डीजीपी को होना चाहिए था। और आशीष, ये एक प्रोटोकॉल है जो आप भी भलीभांति जानते हैं कि सालों से जो हमारे देश की परंपरा रही है उसको अपनाया जाता रहा है। तो ऐसे में आरोप लगा देना ममता बनर्जी की तरफ से कि राष्ट्रपति बीजेपी के शय पर काम कर रही है, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप आज से नहीं, जमाने से एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, मुख्यमंत्री, गवर्नर्स, राष्ट्रपति, लेकिन आप राष्ट्रपति को जो प्रोटोकॉल देना चाहिए वो प्रोटोकॉल ना दें तो निश्चित तौर पर आपको नहीं लगता सवालों के। अच्छा अंकित, एक मिनट आप बने रहें, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का बयान सुनाते हैं आपको। पद जो होता है वो राजनीति से परे होता है। राष्ट्रपति जो हैं आज की तारीख में वो हमारी एक महिला हैं, आदिवासी हैं, संथाल परगना के सम्मान में गई थी और आपने उनको अपमानित किया। प्रोटोकॉल तक फॉलो नहीं किया, खुद तो नहीं गई लेकिन एक मंत्री को भेजना मुनासिब नहीं समझा। कहाँ से होगा? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। कहा जाता है कि जहाँ नारी का पूजन होता है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। लेकिन क्या करें, पश्चिम बंगाल में चुड़ैल आत्मा प्रज्वलित हो चुकी है। ऐसी चुड़ैल आत्मा प्रज्वलित हुई है कि वहाँ संदेश खाली है, वहाँ अर्जीकार है, वहाँ बलात्कार है, वहाँ मुर्शिदाबाद है, तमाम चीज़ें हैं चुड़ैल आत्मा के होने के कारण। इसलिए आज के दिन में पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने ही संकल्प लिया है कि इस चुड़ैल आत्मा को भस्म कर देंगे और वापस बंगाल का भद्रलोक बनाएंगे। लेकिन फिर कह रहा हूँ, अपनी घटिया ओछी राजनीति से राष्ट्रपति को दूर रखिए।